आखिर वही हुआ जिसका अंदाजा काफी पहले से लग गया था। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। इसके बाद शुरू हो गया आरोप प्रत्यारोपों का दौर। बीजेपी ने कहा बीएमसी में माफियाओं का राज है। तो मुंबई महापालिका में जो माफियागिरी चल रही है उसके ऊपर हम एक ब्लैक पेपर जारी करेंगे। किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर शासन प्रशासन की मिलीभगत से मुंबई करों को लूटा जाता है वो हम लोगों के सामने रखेंगे। कल शिवसेना के नेताओं ने जो कहा है केवल युति के बारे में कहा है और महाराष्ट्र में आज युति नहीं है। हम भी हमारे दम पे लड़ेंगे और वो भी उनके दम पे लड़ेंगे। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बात निकली तो दूर तक गई। ये मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है, ये उनकी कुर्सी बोल रही है, सत्ता बोल रही है। जब उनके पास सत्ता नहीं होगी तो उनकी भाषा में परिवर्तन आपको दिखाएगा। ये सत्ता बोल रही है। कांग्रेस ने शिवसेना और बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और कहा है कि हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो जो केंद्र में और राज्य में लेके घूम रहे हैं वो लेके तुरंत सरकार से वो बाहर जाए, सरकार से बाहर आए, तभी जाके लोग उनकी जो हमेशा इनके जो कहते हैं कि हम बाला साहब के सैनिक हैं, तब लोग मानेंगे कि सही माने इनकी भावना उनके कहने में सच्चाई है। अब सवाल है कि क्या शिवसेना केंद्र में भी बीजेपी से समर्थन वापस लेगी। हालांकि एनसीपी ने भी शिवसेना बीजेपी पर निशाना साधा है, लेकिन जिस तरीके से एनसीपी और बीजेपी की दोस्ती के चर्चे गर्म हैं, उससे लग रहा है कि चुनाव में कुछ और ही पक रहा है। फिलहाल पवार अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। बीएमसी चुनाव दूसरा मौका है जब बीजेपी शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले पिछला विधानसभा चुनाव भी दोनों अलग अलग ही लड़े थे। चुनाव के बाद गठबंधन हुआ था और दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी। फिलहाल महाराष्ट्र के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार में भी शिवसेना बीजेपी के साथ है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। इनमें बीजेपी के पास 122, शिवसेना के पास 63, कांग्रेस के पास 42, एनसीपी के पास 41 और 20 सीटें अन्य के पास हैं। 288 सीटों की विधानसभा में बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए। गठबंधन टूटने के बाद शरद पवार क्या नीति अपनाते हैं, अब सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। क्या शिवसेना बीजेपी की टूट जाएगी 25 साल पुरानी दोस्ती? क्या एनसीपी आएगी बीजेपी के साथ? क्या केंद्र से भी हटेगी शिवसेना? इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। क्या 2017 में 2019 की तैयारी हो रही है? जी हां, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना ने अपने रास्ते बीजेपी से अलग किए हैं और एनसीपी ने जो रुख अपनाया है बीजेपी की तरफ, वो बहुत कुछ इशारे करता है। उद्धव ठाकरे ने जो कहा एक रैली में, उसके बाद फडणवीस का पलटवार भी कई तरह के संकेत देता है। हालांकि एक बात साफ है कि दोस्ती में दरार पड़ चुकी है और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट कि क्या वाकई अब महाराष्ट्र में इन दोनों पार्टियों की राहें अलग हो चुकी हैं और अब एनसीपी बीजेपी की क्या तारणहार बनेगी महाराष्ट्र में। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवा दें। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ अनंत गदगिल है, कांग्रेस के प्रवक्ता। मेरे साथ अनंत तारे हैं, शिवसेना लीडर। मेरे साथ उदय प्रताप सिंह है, स्पोक्स पर्सन एनसीपी। और राकेश कपूर, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ इस पैनल में है। अनंत तारे, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अनंत तारे, क्या वाकई आपका गठबंधन टूट गया और अब माने कि शिवसेना और बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं रहा? देखो, कल हमारे पक्षमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने ऐलान किया है कि आगे होने वाली 10 कॉरपोरेशन के इलेक्शन, जिला परिषद के इलेक्शन, इसमें गठबंधन नहीं होंगे, ऐसा ऐलान किया है। और जो हमारे तत्व है, ध्येय धोरण है, उसके खिलाफ अगर ये अलायंस में होते हैं तो हमारे पक्षमुख डिसाइड करेंगे। जो पहले गठबंधन हुआ है, अभी
आज तक उद्धव जी ठाकरे साहब ने आगे का गठबंधन टूट गया करके अनाउंस किया है। ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया है, वो उनके हाथ में है। जब वो सोचेंगे तभी वो भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल से बिजनेस के व्यूअर तो समझ गए होंगे कि रेट्रोस्पेक्टिव क्या है। अपने दूसरे दर्शकों को समझा दें कि रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब पीछे जो कुछ हुआ उस पर लागू नहीं होगा। तो मतलब अनंत तारे आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा में चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्य की सरकार हो, उसमें कोई गठबंधन नहीं टूटा है, खाली बीएमसी और कॉर्पोरेशन के चुनाव के लिए गठबंधन टूटा है। माने इस बात को, सही है? नहीं, उसमें एक शर्त है। हमारे जो ध्येय धोरण है, हमारे तत्व है, उसके खिलाफ अगर जाएंगे, जैसा कि आपको मालूम है कि सरकारी कार्यालय में जो देव देवता का फोटो निकालने का ऐलान किया वो हमारे खिलाफ है। जो हमारे लोग नेतागण गए और वो लगाने को, वो परिपत्र पीछे लेने को लगाया। ऐसे कुछ हमारे तत्व और ध्येय धोरण के खिलाफ जाएंगे तो आदरणीय पक्ष में उद्धव। नहीं, अनंत तारे मैं अपने दर्शकों को कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात आप साफ कर दीजिए। आपकी बात बड़ी साफ नहीं है सर, बड़ी डिलेमा हमको यहां पर दिख रहा है। आपकी बातों में कंफ्यूजन से दिख रही है। आप कह रहे हैं गठबंधन टूट गया, आप कह रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होता। मतलब आप क्या, ये आप पे आरोप क्यों ना लगे कि सुविधा की राजनीति कर रहे हैं? जहां आप हावी हैं वहां आपने गठबंधन तोड़ लिया क्योंकि कॉर्पोरेशन में और बीएमसी में आपका राज चलता है। जहां आपको बीजेपी के साथ की जरूरत है वहां अभी भी आप बीजेपी के साथ हैं। गठबंधन मत तोड़ने का मतलब सर, जिस राज्य में, जिस केंद्र में, जिस पोजीशन पे आप सरकार के साथ या इस पार्टी के साथ सरकार में है, वहां हर जगह टूटना चाहिए। आप अपने केंद्र के मंत्री को विड्रॉ कीजिए, आप राज्य के मंत्रियों को या राज्य के अपने समर्थन को विड्रॉ कीजिए, तो लगे कि हां गठबंधन टूटा है। ये कॉर्पोरेशन के लिए गठबंधन तोड़ना कौन सी बड़ी बात है? देखो राज्य में जो इलेक्शन हुआ था वो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग लड़के हुआ था। वो गठबंधन नहीं था, बाद में गठबंधन हुआ है। और जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तभी अलायंस था, तभी मिलके लड़े थे। ये दो बात अब ध्यान में लेना चाहिए। हम लोग साथ में लड़े ने, विधानसभा के लिए साथ में लड़े नहीं है। और जब हमारे ध्येय धोरण के खिलाफ अगर ये भारतीय जनता पार्टी जाएंगी तभी हमारे पक्ष को डिसाइड करेंगे क्या करना ने क्या नहीं करना। वो टूटने के लिए क्यों, मतलब अभी डिसाइड नहीं है, खाली कॉर्पोरेशन के लिए डिसाइडेड है बस। ठीक है, ओके। अनंत तारे आप रहिए मेरे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला तुरंत आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले राकेश कपूर, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने 25 सालों में बीजेपी की और शिवसेना की दोस्ती बड़ी कहें कि हेट लव वाली रिलेशनशिप रही है। कभी तोड़ना गठबंधन और कभी फिर गठबंधन में आ जाना। ये क्या वाकई वही एक और फेज है? आपको लगता है कि नहीं, कोई बड़ा स्टेप आपको लगता है कि इस बार कुछ बड़ा हुआ है? नहीं गौरव जी, इस बार पुराने फेज जैसा नहीं है। आपको याद होगा कि विधानसभा के चुनाव में जब भाजपा की पूरी सीटें नहीं आई, 122 रह गई, अपना बहुमत नहीं आया, तो एक कहीं से एक ऑलिव ब्रांच आई एनसीपी की तरफ से कि अगर शिवसेना चूंकि ना नुकर कर रही थी लगातार, तो कहाँ वहाँ से एक ऐसा संदेश आया कि उससे ऐसा लगा कि बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन हो सकता। माने गठबंधन, एनसीपी बाहर से समर्थन दे करके सरकार लगा सकती है। ये शरद पवार और जो पटेल साहब थे उन्होंने ये बात कही। तो अब वैसा ही, लेकिन चूंकि आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि बृहन मुंबई नगर पालिका का बजट 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। 1000 करोड़ बहुत ज्यादा का सर, वार्षिक बजट उनका 37,000 करोड़। 37, वही मैं कह रहा हूं, 37,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो ये बजट जो है कोई छोटा मोटा बजट नहीं है, ये किसी एक छोटे राज्य के बजट के बराबर बजट बिल्कुल है। तो शिवसेना की क्रेडिबिलिटी, इंटीग्रिटी इस मामले में, और विशेष रूप से बृहन मुंबई नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में हमेशा डाउटफुल रही है। और इसमें बीजेपी कदम अगर पीछे हटा रही है तो साफ लगना चाहिए हमको कि कहीं बीच मामले में बहुत बड़ी खटास है। एक फैज अहमद फैज का एक बड़ा प्रसिद्ध है कि राज उल्फत छुपा के देख लिया, ये दिल बहुत कुछ जला के देख लिया। और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। कि मेरे होके भी अपने ना हुए, मेरे होके भी मेरे ना हुए, उनको अपना बना के देख लिया। तो प्रेम शुक्ला साहब एक शेर में सारी बात कह गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार
राकेश कपूर, लेकिन आप क्या मतलब निकालते हैं उद्धव ठाकरे के बयान का? आप क्या मतलब निकालते हैं इन 25 सालों के इस दोस्ती और दरार का जो आपका रिश्ता रहा? इससे पहले भी शिवसेना ने बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, क्या वैसे ही देखें या बीजेपी इस बार बीजेपी ने भी कुछ मन बना लिया कि शिवसेना नहीं, तुम नहीं तो कोई और सही? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत दुख है। शिवसेना हमारी बहुत लंबे समय तक साथी रही है। 1989 से लगातार गठबंधन रहा। 1992 के मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में गठबंधन कुछ काल के लिए टूटा था। 2014 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ खटास हुई और गठबंधन टूटा, लेकिन फिर हम जिला परिषद और नगर पालिका चुनाव में साथ भी आए। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में हमारा जो है गठबंधन, अलग अलग हम चुनाव लड़े, लेकिन फिर महापौर जब बनाने की बारी आई तो हमने शिवसेना को समर्थन दिया। पालघर में उपचुनाव हुआ जिसके इंचार्ज आदरणीय तरे जी हैं, वहां भी पार्टी ने समर्थन दिया शिवसेना के उम्मीदवार को। तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को साथ रखने की पक्षधर रही है और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री हैं और आदरणीय राव साहब दानवे जी लगातार सकारात्मक बात करते रहे और पूरा प्रयास रहा कि ये गठबंधन हमारा महानगर पालिका में भी जारी रहे। हमारी एक छोटी सी शर्त थी कि पारदर्शक कारोबार होना चाहिए और मुझे लगता है कि उस पर कोई किसी प्रकार की असहमति नहीं थी। फिर अचानक आदरणीय उद्धव जी ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान क्यों किया, ये शिवसेना और उद्धव ठाकरे जी ही बेहतर जाने। भारतीय जनता पार्टी नहीं, उन्होंने ऐलान क्यों किया ये तो साफ उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, प्रेम शुक्ला, ये सुनिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन में रहकर 25 साल बर्बाद किए और भविष्य में शिवसेना अकेले महाराष्ट्र में भगवा लहराएगी। जो कुछ होगा वो मेरे शिव सैनिकों का होगा, शिवसेना प्रमुख का होगा, किसी की भीख नहीं। और मेरा शिव सैनिक शिवसेना के साथ गद्दारी नहीं करेगा। लड़ाई शुरू हो चुकी है। और गुरु दक्षिणा का जिक्र किया उन्होंने हाल ही में दिए गए महाराष्ट्र के एक बड़े नेता को, एनसीपी के प्रमुख को जो अवार्ड दिया गया उसका जिक्र किया। ये बड़ी पॉलिटिकल पंडितें कह रहे हैं कि ये ऐसे ही नहीं हुआ है, पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। देखिए, 1992 से लेकर 2012 तक स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में गठबंधन रहा है और बाला साहब की हमेशा जो है आदरणीय वाजपेयी जी, आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय मोदी जी हमेशा आदर करते रहे। बाला साहब ऐसे व्यक्तित्व थे कि वो 1 मिनट के लिए भी सड़ना मंजूर नहीं करते और आदरणीय उद्धव जी इस बात को मानेंगे। तो आदरणीय उद्धव जी इस बात को जानते हैं कि बाला साहब 1 मिनट भी गठबंधन में सड़ना स्वीकार नहीं करते। तो 2012 तक शिवसेना गठबंधन में सड़ रही थी और वही बाला साहब जैसा मतलब प्रज्वलंत हिंदुत्व का ज्वालामुखी सड़े, ये संभव नहीं है। रही बात बीच के 2 वर्षों की बात, 2.5-3 वर्षों की, 2012 से लेकर 2017 तो आप ये कह रहे हैं कि बाला साहब की लेगेसी को उद्धव ठाकरे संभाल नहीं पा रहे। आपकी बातों का ये मतलब है कि बाला साहब की लेगेसी को उद्धव ठाकरे नहीं संभाल पा रहे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता जी, नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकता। आदरणीय उद्धव जी बहुत योग्य व्यक्ति हैं और शिवसेना प्रमुख किसी अयोग्य व्यक्ति को शिवसेना पक्ष प्रमुख के लिए जो है नामांकित नहीं करते, तो बहुत योग्य है। लेकिन जो बात कह रहे हैं कि सड़ गए, वो मुझे संदिग्ध लगती है और मैं उस पर उद्धव जी से असहमत हूं। चलिए ठीक है, आप सहमत नहीं है उद्धव जी से, लेकिन मेरे साथ महाराष्ट्र के एक और बड़े नेता आनंद गदगिल। आनंद गदगिल, आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से समझते हैं और कांग्रेस भी एक बहुत बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र की। आपको पर्दे के पीछे कोई राजनीति दिखती है इसमें, जिस तरह से उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अब गठबंधन नहीं होगा, और अब गठबंधन नहीं होगा तो खबर यह भी है कि एनसीपी बड़ी सॉफ्ट हार्टेड हो चुकी है और यह भी कहा जा रहा है कि अगर शिवसेना ने राज्य सरकार में गठबंधन तोड़ा तो एनसीपी समर्थन दे सकती है। मुझे ये नहीं लगता है कि अगर शिवसेना ने गठबंधन तोड़ा सरकार में तो एनसीपी सपोर्ट करेंगी, क्योंकि आजकल, और अगर फिर भी एनसीपी ने मान लो हाइपोथेटिकली अंग्रेजी में कहते कि सपोर्ट दिया तो बीजेपी स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि दूसरे एक टीवी चैनल पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री फडणवीस जी की एक वीडियो आजकल व्हाट्सएप पे चल रही है। उन्होंने 1 नहीं 3 बार कहा पूछे जाने के बाद कि क्या आप एनसीपी के साथ गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने कहा मराठी में नहीं नहीं नहीं। ये सब जगह चल रही है। दूसरी मजे की बात है, ये दोनों पार्टी की राजनीति कि सरकार में जहां मेजॉरिटी बीजेपी की है, शिवसेना के लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। और कॉरपोरेशन में मुंबई में
शिवसेना के खिलाफ बीजेपी के सांसद हो या बाकी नेता हो, अध्यक्ष हो, ये माफिया का आरोप लगा रहे, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे। मेरे पूना के इलाके में शिवसेना के एक मंत्री शिवतारे जी ने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टूपिंग डाउन टू लोअर लेवल, एक बड़ी हार्श लैंग्वेज में यहाँ के दूसरे बीजेपी के मंत्री श्री बापट जी के खिलाफ टीवी पे ओपनली हार्श लैंग्वेज में बयान दिया था। अब हम पूरी जनता ये समझ नहीं पा रही है कि दोनों एक दफ साथ रह रहे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अगर नहीं मंजूर है तो क्यों सरकार? सर यही मैंने आपसे सवाल पूछा था और आपने देवेंद्र फडणवीस का जिक्र किया कि उन्होंने मराठी भाषा में ये कहा था कि एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं होगा। अब एक ट्वीट सुनिए जो उन्होंने तुरंत उस रैली के बाद किया, जो उसमें उद्धव ठाकरे ने गठबंधन टूटने का ऐलान किया। 3 बार उसमें देवेंद्र फडणवीस ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि सत्ता साध्य है, साधन नहीं। परिवर्तन तो होकर रहेगा, जो आएगा उसके साथ और जो नहीं आएगा उसके बगैर। सर ये आखिरी लाइन बहुत कुछ कहती है। मुझे तो लगता है इसके बहुत सारे मतलब हैं। आप इसका क्या मतलब निकालते हैं? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो ये महाराष्ट्र के जनता का विश्वासघात होएगा। आज जनता ये कह रही है कि अगर आप साथ में नहीं रहना चाहते तो फिर आप अलग हो जाओ ना। मैं आपको और एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं अपर हाउस का मेंबर हूं, लेजिस्लेटिव काउंसिल का। मैं हाउस में देख रहा हूं, अगर किसी, हम लोग विपक्ष के नाते अगर किसी शिवसेना के मिनिस्टर के खिलाफ अगर सवाल उठाया तो बीजेपी के लोग हमारे पास इशारे करते, भाई जोर से करो, और बीजेपी के मंत्री के अगर कुछ खिलाफ हो रहा है तो शिवसेना के मंत्री तो पोल खोल दी सर, पास सिग्नल करते हैं कि भाई और जोर से बात बढ़ा दो। आपने तो पोल खोल दी शिवसेना। अब बताइए प्रेम शुक्ला, सरकार में रहने के बाद ये हालत है उनकी। प्रेम शुक्ला आप जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूं आपके पास उदय भाई, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला जवाब ले। प्रेम शुक्ला यानी है सरकार में लेकिन ये गठबंधन में, लेकिन मजबूरी का गठबंधन है। पोल खोल दी यहाँ पे गदगिल साहब ने। नहीं, ऐसा नहीं। वो देखिए, मंथरा को तो जो है राम के वनवास जाने में ही प्रसन्नता होगी, तो कांग्रेस रूपी मंथरा ये बातें करेगी। और मैं आपको एक नहीं 100 उदाहरण दूंगा जब शरद पवार ने मंथरागिरी की होगी कांग्रेस के खिलाफ। ऐसे 100 उदाहरण दूंगा जब पृथ्वीराज चौहान ने एनसीपी के साथ किया होगा। सत्यव्रत चतुर्वेदी स्टूडियो में बैठ के आदरणीय शरद पवार जी को गालियां बक रहे थे, ये सब। लेकिन ऐसा कोई औचित्य नहीं है, कोई इस प्रसंग पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत, जैसा उन्होंने कहा ना, स्टूपिंग टू लो लेवल में, स्टूपिंग टू लो लेवल पर आकर इस समय कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को एक सम्माननीय सहयोगी समझती है और वो सहयोगी बनाए रखना चाहती है। एनसीपी को क्या समझती है? गठबंधन से शिवसेना को क्या समझती है प्रेम शुक्ला? एनसीपी हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी है, केवल प्रतिद्वंद्वी पार्टी है। और कांग्रेस क्या समझती? कांग्रेस एनसीपी को क्या समझती है? कांग्रेस को तय करना है। नहीं, कांग्रेस से नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हमारे लिए तो एनसीपी प्रतिद्वंदी पार्टी है। ठीक है, हमने आज तक एनसीपी की स्थापना से लेके 1999 से लेके 2017 तक एनसीपी के साथ कभी हाथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने कोई चुनाव लड़ा हो, इसका कोई आपको याद नहीं होगा। नहीं, चुनाव तो आपने बहुत सारी पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर नहीं लड़ा, लेकिन सरकारें बनाई है प्रेम शुक्ला। उदाहरण आज भी है, जम्मू कश्मीर की सरकार भी है, जहां आपने उनके साथ हाथ मिलाकर चुनाव नहीं लड़ा, सरकार बनाई है आपने। तो ये मत कहिए कि आपने एनसीपी के साथ चुनाव नहीं लड़ा तो गठबंधन नहीं होगा। राष्ट्रहित में करना पड़ता है। हाँ, नहीं, हमने ये कहा भी नहीं किया कि हम कभी गठबंधन करेंगे नहीं किसी के साथ। हाँ, तो ये कहिए आप। हाँ, मैंने अभी तक का इतिहास बताया। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं ना, मैं इतिहास पर ही चर्चा की जा सकती है। भविष्यवक्ता होना ये अलग से प्रोफेशन है, मैं उस प्रोफेशन का जो है। चलिए, आप भविष्यवक्ता नहीं है, उदय प्रताप सिंह मुझे लगता है आप भी भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कि उदय प्रताप सिंह, क्या आपको भी यही दिख रहा है जो हमें यहां से बैठकर दिख रहा है कि एनसीपी और बीजेपी की दूरियां कम हो रही हैं और शिवसेना का स्थान एनसीपी भर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए, दूरियां और नजदीकियों की बात नहीं है। हमारे पवार साहब सदा सेकुलरिज्म का साथ दिया है और सेकुलर पार्टी के हिसाब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई है। यह कभी भी बीजेपी या कोई भी ऐसे पार्टियों के साथ में कभी नहीं जाएंगी। और हमारे नेता तो पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। सेकुलर पार्टी, आप कह रहे हैं हमने कभी साथ नहीं दिया, आपके नेता खुल्ला उनकी तारीफ करते हैं। अगर सरकार में, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। और तारीफ तो प्रधानमंत्री जी भी ने हमारे नेता की है, बिल्कुल की है, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं।
अच्छे कार्य किए हैं, आपको भी मालूम है क्या कार्य किए हैं, जिसके लिए उनको पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला। आज कृषि के क्षेत्र में आप देखेंगे पिछले शिवसेना ने उसी पुरस्कार पर सवाल उठा दिया है सर, मान्यवर उसी पुरस्कार पर सवाल उठाया शिवसेना ने। कितने कृषि मंत्री हुए, आज तक किसी को कृषि मंत्री का नाम नहीं मालूम था। माननीय शरद पवार जी जब कृषि मंत्री हुए तो राज्य के सभी नेताओं से कहीं भी जाइए आप, कृषि मंत्री का सर उद्धव ठाकरे ने उसी रैली में जब गठबंधन टूटने का ऐलान किया, उसी ऐलान में, उसी रैली में, उसी पुरस्कार पर सवाल उठाया जिसकी तरफ आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए, अपने अपने विचार सभी को होते हैं, प्रश्न कोई भी उठा सकता है। प्रश्न तो शिवसेना महाराष्ट्र शासन के अगेंस्ट में उठा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस और क्या क्या सवालें उनके विरोध में उठा रहे हैं। और महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी के सांसद किरीट सोमैया कैसे क्वेश्चन, कैसे सवालात, कैसे इल्जाम लगा रहे हैं, ये भी आपको मालूम है। तो उस पे किसी के विचारों को हम नहीं बांध सकते हैं। नहीं तो क्या आपको लगता नहीं है कि गठबंधन, आपका क्या मानना है, गठबंधन टूट गया, गठबंधन है या केवल पोर्ट्रे किया जा रहा है, पर्दे के पीछे कुछ और है? अब पारदर्शिता करके बीजेपी और शिवसेना क्या कर रही है मालूम नहीं, सब पर्दे के पीछे ही है और गठबंधन तो टूट ही गया है। देखिए, बात है मुंबई महानगर पालिका की, जिसका बजट है 38 हजार करोड़ रुपए के आसपास, जो एक छोटे राज्यों से, कई छोटे राज्यों से बड़ी बजट होती है। मुंबई जैसे शहर में सत्ता पे काबिज होना प्लस एक बहुत बड़ा फंड का जरिया बनना जो होता है, वो पिछले 15 सालों से लोग देख रहे हैं। और जितने भी इल्जामात हमारे पार्टियों से लगे हैं, रास्ते, आज मुंबई के रास्ते देखिए, 38 हजार करोड़ के फंड में आज मुंबई के रास्ते किस हालत में है, और उस खड्डों में ये दोनों अलग हो गए, बिछड़ गए। ठीक है, बिल्कुल। प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अनंत आर्य जो बात यहां पर कह गए उदय प्रताप, वो बहुत बड़ी बात कह गए हैं। साफ है कि बीएमसी की सत्ता की सारी लड़ाई है, कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं, कोई यहां पर गठबंधन धर्म नहीं, क्योंकि बीएमसी पर कब्जा करना है। 38 हजार करोड़ का बजट है, बहुत बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका है, इसलिए ये सारी लड़ाई खेली जा रही है। गौरव जी, ये 20 साल पहले कांग्रेस भी सत्ता में थी, तभी भी उसका बजट इस तरह का था। ये हमारे गाडगिल साहब बोले ये जो अलायंस ये निकलते क्यों नहीं बाहर, तो ये कांग्रेस और एनसीपी का जो गठबंधन था, ये हमारे में तो बहुत कम लड़ाई हुई, और इन्होंने इतनी लड़ाई होती थी, मगर लास्ट मोमेंट में ये लोग ने गठबंधन तोड़ा है। हमारा तत्व है पारदर्शक। अभी किरीट सोमैया पागल जैसे बात कर रहा है। इन्होंने जिस शरद पवार साहब को चाचा भतीजे ने ये राज्य लूटा करके भाषण में कहा, उस माननीय पवार साहब को पद्म विभूषण दिया। मैं तो ऐसा कहना चाहता हूं कि आदरणीय पवार साहब तो भारत रत्न मिलना चाहिए, उन्होंने ये उनको मिला हुआ पद्म भूषण वापस करना चाहिए, जिन्होंने उनके ऊपर ऐलान लगाया, महाराष्ट्र को लूटा है चाचा भतीजे ने। इस ऐलान करने वालों ने ऐसा उनको सुन रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? गौरव की बात नहीं रहेगी, इसलिए मेरा तो समझे कि नहीं, तो प्रताप सिंह, उदय प्रताप सिंह तो मेरे निवेदन है जी की बात हो जाए तो मैं क्या आपको क्या क्या बोला, हर बात कोर्ट में जाता था, हर बार 8 दिन के 10 दिन के बाद में यही किरीट सोमैया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता था, क्या क्या लूटा, किधर किधर लूटा, ये सब बात करता था। ऐसे ये माफिया खुद है, वो क्या करता है, उसने क्या किया है? नहीं, हम किरीट सोमैया पे बात नहीं कर रहे, हम मुद्दे पर रहते हैं, हम किरीट सोमैया पे बहस नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि किरीट सोमैया या बीजेपी के बड़े नेता जिनके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज उन्हीं को उठा के पद्म विभूषण दे दिया। समझता कि नहीं वो? और सत्ता में बीजेपी भी है ना, महाराष्ट्र के सत्ता में, मुंबई के सत्ता में बीजेपी है कि नहीं? हमारा मेयर है तो उनका डिप्टी मेयर है, स्टैंडिंग कमेटी में उनके कई लोग हैं। तो ऐसे होते हुए उनको और क्या पारदर्शिता चाहिए? बताइए क्या प्रेम शुक्ला, बताइए किरीट सोमैया आपको खुद को क्या संत प्रेम शुक्ला बताइए। और ये हमारे जो देखिए, पहला तो मैं तारा जी को शरद पवार के संदर्भ में स्पष्टीकरण, हमारे अच्छे दोस्त थे। हाँ, ये 5 साल पहले हमारा प्रचार, शिवसेना का प्रचार करते थे, उनको शिवसेना का कार्य 2.5 साल पहले थे, साल भर पहले थे, 5 साल साल भर पहले थे। पेपर के ये एडिटर थे, हिंदी सामना के एडिटर थे,
मालूम जी। नहीं क्यों उधर गए, मालूम नहीं उनको क्या फायदा और हुआ। उसी हिंदी सामने में आजकल आप मगर पीएम के लिए, शिवसेना बीजेपी के लिए ने ऐसी कभी चीजें अपना लिखते हैं जो छोड़ा नहीं। बीजेपी को शायद कतई बर्दाश्त ना हो। प्रेम शुक्ला के जाने के बाद आपने लिखना शुरू कर दिया क्या ये सब? नहीं, प्रेम नहीं, शुक्ला का ठीक है। पेपर देखो ना, 5 मैं साल उनके के पहले साथ- पेपर मैं- देखो आप। अरे प्रेम शुक्ला, शिवसेना जवाब का दीजिए। इतना समर्थ क्या हिंदी भाषा में लाइव चैनल नहीं, करके मैं- कार्यक्रम बनाए जो मैं आज पूरी भी- शाखा में मैं नहीं, उनके साथ मैं था। आज भी- वो क्या रिपोर्ट करेंगे प्रेम शुक्ला जी? नहीं, बोलो मैं ना। आज भी मैं शिवसेना से अपने 5 साल पहले जो मैं कॉर्पोरेशन शिवसेना का से अपने इलेक्शन हुआ, एसोसिएशन को मुंबई लेकर थाना में मुझे गौरव का बोध है, कोई लाइव चला कोई करके- चिंता का बोध नहीं है। हमारे साथ में है, फोटो है। हाँ, मैं था ना। हाँ है ना, मैं कहाँ आपसे डिनाई कर रहा हूँ। मैं तो प्रेम शिवसेना शुक्ला जी, प्रमुख की नीतियों हमारे का उदय प्रताप सिंह जी सतत प्रचार करता रहा हूं मैं। अब हम तो अभी भी कह रहे हैं कि भाई शिवसेना का विस्तार हो, शिवसेना को क्षति ना पहुंचने पाए, शिवसेना का कल्याण की कामना भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं जिस दल में हूं वो दल केंद्र में भी आपके साथ है, आप उसके साथ हैं, राज्य में उसके साथ है, नगर पालिकाओं में भी, अभी वर्तमान नगर पालिका में तो साथ ही हैं। आगामी चुनाव में कुछ मुद्दों पर जो है भेद हुआ है। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मैं व्यक्तिगत स्तर पर बात नहीं कर रहा सर, मैं व्यक्तिगत तौर पर बात नहीं कर रहा। मैं मानता हूं कि आपकी और तारे साहब की बहुत अच्छी दोस्ती होगी, लेकिन पार्टी की विचारधारा और पार्टी के गठबंधन में वो दोस्ती नहीं दिख रही सर। मैं विचारधारा पर ही बात कर रहा हूं। नहीं, विचारधारा में ही बात कर रहा हूं। दो प्रमुख चीजें हैं। एक आदरणीय तरेजी ने आदरणीय शरद पवार के संदर्भ में कहा कि भाई उनके बारे में चुनाव के समय कुछ कहा। आपको ध्यान होगा शिवसेना प्रमुख हमेशा शरद पवार को मैद्याचा पोत्या, गेहूं का बोरा कहते थे, मैदे का बोरा कहते थे, लेकिन उनकी मैत्री अपने स्तर पर बहुत अच्छी थी। आदरणीय प्रणब मुखर्जी की को जब समर्थन देने की राष्ट्रपति पर बात हुई तो चाय पीने शरद पवार ही साथ आए थे। तो शरद पवार जी के संदर्भ में बाला साहब के विचार अच्छे भी थे और राजनीतिक तौर पर कई बार उनकी जमकर जो है वो, और बाला साहब की भाषा तो बहुत ही जबरदस्त, तीव्र और तीखी हुआ करती थी। बाला साहब जिस तरह से, उसी तरह से आदरणीय मोदी जी का राजनीतिक विचार और कृषि और सहकारिता में पवार का योगदान, ये दोनों का मूल्यांकन भिन्न है। आप कृपया राजनीति को और व्यक्ति की जो समाज और कृषि के क्षेत्र में सेवा है, उन दोनों का मूल्यांकन, जब कृषि मंत्री हुआ करते थे आदरणीय शरद पवार जी, बाला साहब विखे पाटिल उनके बहुत बड़े विरोधी थे। बाला साहब विखे पाटिल को कृषि क्षेत्र के योगदान में जब कृषि मंत्री थे शरद पवार तो पद्म विभूषण मिला। तो ये आप किसी को अलंकरण मिलना वो राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन आप जितनी दलीलें दें, प्रेम शुक्ला आप जितनी दलीलें दें, ये वो पार्टी है, जो चौराहे पर खड़े होकर बीजेपी, जो चौराहे पर खड़े होकर बीजेपी को जुबानी बाल चलाती है और बीजेपी को सहना पड़ता है। ऐसा क्यों, पता नहीं। राकेश कपूर, मैं आपके पास आऊंगा। राकेश कपूर, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। राजनीति में भेद आप, ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। ओके, राकेश कपूर, क्या वाकई ये माने कि 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर शिवसेना का यह ऐलान 2019 की भी तैयारी है? क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर, और शिवसेना ने जो ऐलान किया है, क्या इसको इस नजरिए से भी देखें? देखो गौरव, मुझे लग रहा है कि हम जो बहस कर रहे हैं ना, ये जो राजनीतिक दलों के नेता हैं, ये एकेडमिक बहस कर रहे हैं। आज क्या हालत है इस पर बहस की जानी चाहिए ना। उसकी विचारधारा के स्तर पर लोगे तो शिवसेना और भाजपा कहाँ एक दूसरे के साथ बैठते हैं। शिवसेना तो ऐसी पार्टी थी जिसने इमरजेंसी का समर्थन किया था, तो शिवसेना कहाँ पर बैठती है जाकर के भाजपा के साथ? और दोनों में कोई एक है भी नहीं। मर्यादा और नैतिकता में शिवसेना और भाजपा दोनों एक दूसरे के विरोध में है। क्या राजनीति के अंदर माफियागिरी लाने वाली कौन सी पार्टी है? ये शिवसेना है। मुझे नहीं मालूम कि भाजपा का प्रवक्ता क्यों इस तरीके से शिवसेना का इतना अंध समर्थन कर रहे हैं। मुझे उनके पूर्व उसके बारे में नहीं मालूम है ज़्यादा, लेकिन बहुत सीधी सी बात है कि हम प्रैक्टिकल बात करें। लेट मी कंप्लीट। यस, मैं जो कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और ये सारी, ये जिस तरीके से राजनीति में माफियागर्दी आई है, चाहे फिल्म से लेकर के रियल एस्टेट तक, जिस तरीके से शिवसेना ने बंबई में अपना जो माफियागर्दी की है, और राजनीति क्या इस प्रकार से चलती है? क्यों भाजपा का प्रवक्ता इस प्रकार से शिवसेना की जो है नहीं, हमारे गठबंधन का साथी माफिया नहीं हो सकता। गठबंधन आपका क्या था? गठबंधन आपका कुछ भी नहीं है। रोज आप गाली देते हैं एक दूसरे को। ये कैसा गठबंधन है?
ये कैसा गठबंधन है, किस प्रकार का गठबंधन है ये लोग ये भी तो देखना चाहते हैं ना। यदि ये गठबंधन है तो कायदे से गठबंधन चले, कोई सैद्धांतिक गठबंधन नहीं है। सैद्धांतिक सिर्फ एक है, शिवसेना क्या स्वयं में पूर्ण राजनीतिक दल है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये जो हम आज में एकेडमिक बात जो महाराष्ट्र में हो रहा है, मैं एकेडमिक में भी नहीं पूछ रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस वक्त जो राजनीतिक घटनाक्रम है महाराष्ट्र में जो इस वक्त हो रहा है, जो दिख रहा है कि शिवसेना की दूरी बढ़ रही है, एनसीपी की दूरी कम हो रही है, क्या इसको हम 2019 के एक नए इक्वेशन के तौर पर भी देख सकते हैं क्या? निश्चित रूप से देखा जाना चाहिए और देखा जाएगा। ये 37-38 हजार करोड़ रुपए का तो मुद्दा है ही। इसी बात पर सबसे बड़ी लड़ाई है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा और भाजपा के प्रवक्ता भी परोक्ष रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन जो 2019 का जो चुनाव है, आप क्या समझते हैं? नरेंद्र मोदी एक तरफ ये बात कहेंगे इस देश का प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनकी लड़ाई है, और दूसरी तरफ वो स्वयं को ऐसे लोगों के साथ खड़ा हुआ दिखा सकते हैं क्या? कहां पर रह जाएगी नैतिकता, मर्यादा? इससे शिवसेना का कहीं कोई लेना देना नहीं रहा है। और अगर और मैं इतिहास में जाऊं तो शिवसेना खड़ी की हुई है श्रीमती इंदिरा गांधी की भाजपा के खिलाफ, जनसंघ के खिलाफ ये पार्टी खड़ी की हुई थी कि जिससे जनसंघ का बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जा सके। क्या हुआ मैं इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन अभी जो हालात है उसमें शिवसेना महाराष्ट्र की एक बड़ी पार्टी है, और महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी होने का मतलब यह है कि वहां पर क्या जो राजनीतिक इक्वेशंस हो रहे हैं उसमें जो दूसरी पार्टियां हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ता है। मैं आपके पास आऊंगा आनंद गदगिल साहब। आनंद गदगिल साहब, क्या कांग्रेस को यह लगता है कि कहीं ना कहीं एनसीपी का अगर बीजेपी के साथ कोई दोस्ताना रिश्ता होता है तो आपके लिए एक बड़ा यहां पर सेटबैक हो सकता है? क्योंकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आप दोनों साथ में रहे हैं, दोस्ती रही है, आज अलग हैं, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस हमेशा एक दूसरे के नजदीक ही दिखे हैं महाराष्ट्र में। मुझे नहीं लगता कि एनसीपी उनके साथ जाएंगी। अगर आप पिछले कुछ साल का इतिहास देखेंगे तो ये एनसीपी के नेता पवार साहब ने बार बार ये कहा है कि वो कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ है, सेक्युलरिज्म के फेवर में है। तो मुझे नहीं लगता कि पवार साहब राजनीति में, जैसे अभी प्रवक्ता ने कहा कि राजनीति में दोस्ती अलग है और विचार अलग है, और महाराष्ट्र की जनता यही जानना चाहती है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में अगर किसी आइडियोलॉजी के ऊपर संघर्ष होता तो हम मानने को तैयार है। लेकिन ये जो संघर्ष चल रहा है ये आइडियोलॉजी पे नहीं है, ये पावर शेयरिंग पे है। सब बात कर रहे हैं 30,000 करोड़ 35,000 करोड़ की, तो ये बजट के खिलाफ, यानी बजट के बारे में दोनों में संघर्ष चल रहा है। कोई भी दोनों में से विकास के ऊपर मुंबई के बात नहीं कर रहा है। और हमारी जब सरकार थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दो ही उदाहरण में दूंगा, ज्यादा नहीं, कि रास्ते के बारे में, मुंबई के कंडीशन के बारे में बहुत टीका टिप्पणी हो गई। इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने क्योंकि हमारे अंडर नहीं है कॉरपोरेशन, तो कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन ने MMRDA अलग किया, और MMRDA के थ्रू सबसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एक बेहतरीन बिजनेस पार्क बनाया। आज दूसरा एक लेटेस्ट उदाहरण मैं आपको देता हूं कि चेंबूर एरिया जो है, वहां से मंत्रालय जाने के लिए पहले 1 घंटा लगता था, आज जो ईस्टर्न फ्रीवे बनाया है 20 मिनट में आदमी मंत्रालय पहुंचा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विकास किया और बीजेपी और शिवसेना पावर शेयरिंग पर केवल आप आए हैं और लड़े हैं लोगों के सामने। प्रेम शुक्ला, तो मैं बिल्कुल तो मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। एक दूसरे के ऊपर ही उनके गाली दे रही है कि मुंबई में रास्ते खराब है, हमारा गवर्नमेंट नहीं है। मुंबई के विकास को भकास में तब्दील करने का अपराध जिस दल ने किया वही श्रेय ले, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। मुंबई में सबसे अधिक जो उड्डान पुल आए वो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आए। आज सबसे तीव्र विकास यदि हो रहा है, सबसे तेज कोस्टल रोड की बात हो, जिसकी प्लानिंग आपने किया था, इम्प्लीमेंटेशन कांग्रेस के राज में हुआ है, फौज करके बैठ गए। लेकिन नहीं, आप इम्प्लीमेंटेशन हमारे राज्य में हुआ है। कृपया अपना स्मृति भ्रंश जो है उसको सुधार लें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। और MMRDA की योजनाओं के कारण किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ और किस तरह से MMRDA ने बिना जनप्रतिनिधियों को बिना शामिल किए किस तरह से जो है स्थानीय प्रशासन में किस तरह से राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया और मुंबई महानगर पालिका के अधिकारों को वंचित करके
और उसको नहीं, जो प्रेम है शुक्ला, नुकसान आपको लगता पहुंचाया। नहीं कि इसका गलत उसका मैसेज इस जाएगा? पर एक अलग 5 से राज्यों में बहस भी की चुनाव जाए। हो रहे हैं, इसका एक गलत मैसेज नहीं जाएगा कि आप जिस तरह से अपने सबसे पुराने सहयोगी के साथ गठबंधन तोड़ रहे हैं? पंजाब में आपका एक बहुत बड़ा पुराना दोस्त है, बहुत गठबंधन है। नहीं, आप किसने तोड़ा? आपने 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 मेरे पास गठबंधन तोड़ा किसने? नहीं, ऐलान उद्धव ठाकरे ने किया, लेकिन आपको 60 सीटें दी जा रही थी और शायद आपको ये मंजूर नहीं था। अरे भाई, एक आप मुझे बताइए ना, जो पार्टी विधानसभा में 30 सीटें लड़ती है मुंबई में, आउट ऑफ 36, उसमें 30 सीटों में 114 115 सेगमेंट्स में वार्ड में नंबर 1 है। हमारे कॉर्पोरेटर जीतते दिखाई देते हैं, तो हम सहयोगी दल से उस पर निगोशिएट भी नहीं करें। हम एक प्रस्ताव रखे और उस प्रस्ताव पे सीधा 60 कहकर और उन्होंने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष? क्यों नहीं दे रहे आप इनको 65 सीटें? अनंत आर्य, जब आपसे ज्यादा इनके पास विधानसभा सीटें हैं, जब आप 114 की बात है। नहीं, 65 सीटें आपने पिछले चुनाव में लड़ी थी, उतनी भी नहीं दे रहे आप इनको। नहीं, अभी जो है जो स्थितियां हैं उसके अनुकूल होता है ना। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमको 114 सीटें चाहिए। क्यों नहीं दे रहे आप इनको 114 सीटें? आप नहीं, 114 सीट में 40 सीट जो सिटिंग थी वो चाहिए उनको। शिवसेना ने अभी तक 40 सीट में जो जीते हैं, अभी हमारे कॉर्पोरेटर है, वो सीट इनको चाहिए थे। यानी हमारे 40 जीतने वाले तो लिस्ट एक्सचेंज नहीं हुई थी। गौरव जी बताओ आप। यानी इनको तोड़ने के लिए कुछ तो भी बहाना चाहिए था, जो बहाना उनको मिल गया, और किसी ने तो डिक्लेयर करना चाहिए ना। नहीं, सवाल यह है कि जब वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, तो 114 सीटों पर आप 100 सीटें नहीं दे रहे उनको। क्यों नहीं दे रहे? क्या, किस बात का डर है? नहीं, कैसे देंगे? हमारे जितने वाला सीट जिसमें हम दूसरे नंबर पे थे, वो सीट कैसे देंगे हम लोग? इनको महाराष्ट्र में सीएम है, केंद्र में पीएम है, ये सब है। कम से कम ये जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बात कर रहे थे, कपूर साहब, ये तो बायस है। इनको 15-14 तक ये तो कांग्रेस का सत्ता थी ये राज्य में, तभी महाराष्ट्र में क्या किया वो बता नहीं रहे। महाराष्ट्र में, मुंबई में जो सुधारना हुई है, आप पहले ये बताइए, आप पहले बताइए सर, उस पर हम आएंगे। आप पहले बताइए कि बीजेपी को कितनी सीटें डिजर्व करती है शिवसेना के नजरिए से? बीजेपी को कितनी सीटें देना चाहते हैं आप? 65 बात किया था ना, 65 सीट देने को तैयार थे, लेकिन वो 65 पे तैयार नहीं है। तैयार थे उद्धव जी, मगर इनको जो 40 सीट जो मांगते थे, और वो 40 सीट पे जो शिवसेना के कॉर्पोरेट चुन के आए, वो सीट इनको चाहिए थे। वो शिवसेना ना बोले करके एक बहाना मिला कि तोड़ने के लिए क्या बहाना चाहिए? प्रेम शुक्ला बड़ा आरोप, बहाना चाहिए था और ये बहाना करके आपने तोड़ दिया। बिल्कुल नहीं, तोड़ा कहाँ? भारतीय जनता पार्टी की 3 महीने इन्होंने जो है 4 दिनों में कुछ ही चर्चा भारतीय जनता पार्टी इसकी सीट को ली नहीं ना, उन्होंने एक्सचेंज भाषण में कहा है। और आप मुझे कृपा करके बता दीजिए, बहुत एक सिंपल सा। नहीं, ठीक है तरे जी, एक मिनट आप दीजिएगा। प्रेम जी 1989 में आपको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों पर लड़ी, 4 सीटों पर जो है शिवसेना लड़ी। स्थितियां बदली। 1991 में आप 18 सीट पे लड़ गए। आपको याद होगा ठाणे वाली सीट भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की, राम, वो किसकी सीट हुआ करती थी? भाजपा की। जब आपकी शक्ति बढ़ी तो आनंद दिघे जी ने कहा और सीट आप ले गए। तो हमारे लोग दोनों के बीच में जिसकी जहां शक्ति बढ़ती थी वहां दूसरे को एडजस्ट करते थे, और ये एडजस्टमेंट हम दोनों करते रहे हैं। तो आज एडजस्टमेंट की बारी थी, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? नहीं, लेकिन क्या आपको ये लगता है प्रेम शुक्ला की एक आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, और शिवसेना जिस तरह से बीएमसी में हावी है, राज्य में तो आपके पास विधानसभा सीटें ज्यादा हो गई, अब आपको क्या ये सेंस है कि आप कॉर्पोरेशंस में भी शिवसेना पर हावी होना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा सीटें मांग रहे हैं? नहीं, हावी होने की बात नहीं। देखिए, ऐसा है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 126 सीटों पर समझौता करने को तैयार थी कि 6 सीटों पर गठबंधन और शिवसेना लड़ ले, 126 सीटें। आदरणीय उद्धव जी ने उसको अस्वीकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, 122 सीटें आई। आज हम 114 सीटों पर आगे दिख रहे हैं। अकेले लड़ेंगे, संभव हम 100 सीट पा जाएं, लेकिन आदरणीय उद्धव जी कहेंगे नहीं, आप अपनी ताकत नहीं बढ़ा सकते, हम अपने कार्यकर्ता की ताकत बढ़ा सकते हैं। तो बताइए ये कैसे, ये सम्यक गठबंधन होगा क्या?
तारे साहब डर है बीजेपी ज्यादा बड़ी पार्टी हो जाएगी। समय भी तारे साहब डर है, अधिक सीटों पर लड़ रहे थे ना। तारे साहब डर है, जैसा कि प्रेम शुक्ला कह रहे हैं, डर है क्या कहीं? देखो ये नहीं, ये प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, ये तो विधानसभा से हम लोग समझ गए कि मुंबई महानगर पालिका में इनको सेम जो विधानसभा में ट्रिक किया वो कॉर्पोरेशन में करना चाहिए करके था, इसलिए सब जन कह रहे थे, शिवसेना कह रहे थे साहब अभी अकेला लड़ो। फिर भी आदरणीय उद्धव जी ने बीजेपी के साथ बात करने का सोचा। आज तक किसी भी नेता ने आदरणीय उद्धव जी को फोन किया नहीं है। ये उन्होंने डायरेक्ट भाषण में कहा, वो भाषण आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने खाली चाय पिलाया, तावड़े साहब हो और कोई इनके साथ में बैठे चाय पिलाए, कुछ बात नहीं के, कुछ ने खाली हैंगिंग रखा था, इसलिए चाय पिलाई, चर्चा नहीं की इन्होंने, इसलिए आप लोग गुस्सा है और लिया, उसका स्वागत हुआ है। चाय पे चर्चा नहीं की आपके साथ, केवल चाय पिलाई। सवाल किधर रहता है? हाँ ठीक है, बिल्कुल सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। चाय के चर्चे का सवाल नहीं, चाय पे चर्चा करते तो ज्यादा खुश होती शिवसेना। उदय प्रताप, क्या लगता है आपको कि ये अच्छा वक्त है आप जैसी पार्टियों के लिए? क्योंकि अगर शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप जैसी पार्टियों को फायदा होगा और इसका फायदा आने वाले चुनावों में भी दिखेगा। जरूर हमें फायदा होगा। मुंबई में उनका एक भी कॉर्पोरेटर नहीं, सब सबसे पहले अपनी ये एनसीपी के सभी कॉर्पोरेटर, इधर एक भी कॉर्पोरेटर नहीं उनका एनसीपी का। नहीं सर, मैं एनसीपी के केवल कॉर्पोरेशन के फायदे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो 2019 की भी बात कर रहा हूं। 14 कॉर्पोरेटर हैं, देखिए, और कॉर्पोरेटर की संख्या हमारी बढ़ेगी। हाँ। हमारी टारगेट 50 के ऊपर जाने की तैयारी है। हम सबसे पहले मुंबई में अपने उम्मीदवारों के नाम की डिक्लेरेशन चालू किए। आज आधे हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं। इनके कैंडिडेटों की तो अभी तक पता भी नहीं है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं या डर रहे हैं कि हम डिक्लेयर कर दे तो एक दूसरे में पक्ष छोड़ के भाग सकते हैं। हमने वो सब देखते हुए कि जो जिसको जाना है जाए, हमारी जो ताकत है हम अपनी ताकत पे लड़ेंगे, अपने नेता के बल पे लड़ेंगे और आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी एक अच्छी और बड़ी पार्टी उभर के आएगी मुंबई में। गदगिल साहब, आपको भी लगता है जिस तरह से साफ गोई से उदय कह रहे हैं कि हमें तो फायदा होगा, आपको भी लगता है कांग्रेस को फायदा होगा बीजेपी और शिवसेना के झगड़े से? और मैं 2019 को भी इसमें जोड़ रहा हूं। नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा ना कि नहीं, आप देखिए ना, अगर आपने उद्धव जी के भाषण का एनालिसिस ठीक तरह से किया तो उन्होंने कहा कि इसके बाद भविष्य में, मराठी में उसने कहा, मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर पाऊंगा हिंदी में, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी भविष्य में किसी के साथ ऐसे भीख मांगने के स्टाइल से हम लोग नहीं जाएंगे। इसका मतलब असेंबली में भी अगर वो सच कह रहे तो असेंबली के चुनाव में भी वो साथ नहीं जाना चाहते, पार्लियामेंट के चुनाव में भी नहीं जाना। अगर उद्धव जी का कल का भाषण हम स्वीकार करें कि वो अगले फ्यूचर में, अगले 1-2 साल में वही इम्प्लीमेंट होगा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि गठबंधन उनका विधानसभा और लोकसभा के बिल्कुल, और समझ में नहीं आता राकेश कपूर, इसका फायदा हमें जरूर होगा क्योंकि इतने दोनों में झगड़े हुए हैं कि उसका फायदा कांग्रेस को, क्योंकि अब लोग दोबारा सोचने लगे कि ठीक है कांग्रेस को हमने हराया, लेकिन कम से कम कांग्रेस के राज में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता था। इनके राज में सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। राकेश कपूर, ये बात जो है कहना कि इसमें दम है, क्योंकि गठबंधन टूट गया, लेकिन गठबंधन टूटने का क्या मतलब जब आप राज्य और केंद्र सरकार दोनों में शामिल हो, फिर कैसा गठबंधन टूटा? निश्चित रूप से देखिए, सत्ता के प्रति समझौतावादी रुख लेकर के कोई भी गठबंधन जो है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है। सैद्धांतिक रूप से एक रूपता ना हो, हमें ये बात समझनी चाहिए। और गाडगिल साहब ये जो बात कह रहे हैं, तो कांग्रेस का इतिहास कोई, कांग्रेस का जो पन्ना जो है वो बहुत साफ नहीं है, बहुत उजला नहीं है। हाँ। इस बारे में हम अलग से भी बात कर सकते हैं, ये पूरा एक विषय है अपने आप में बहुत बड़ा। लेकिन जो अभी साफ दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि शिवसेना के जो रंग ढंग है उससे कहीं ना कहीं भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं, उसकी पसंद नहीं आ रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है। और जो भाजपा, देखिए ना, जब तक भाजपा एक उत्तर भारत की पार्टी थी, सीमित थी, तब तक भाजपा का नजरिया दूसरा था। आज भाजपा की स्थिति में परिवर्तन आ चुका है। आज भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का मजबूत सशक्त विकल्प बन चुकी है। दक्षिण भारत की तरफ वो अपने पैर पसार रही है। ऐसी परिस्थिति में भाजपा को ये सोचना होगा कि क्या शिवसेना जैसे क्षेत्रीय
और संकीर्णतावादी दल के साथ उसका गठबंधन कहीं उसको दूसरी तरफ तो उस पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये दूर की राजनीति है, ये बड़ी राजनीति है, 2019 की राजनीति हो सकती है, जिस तरफ से अभी इशारे आने शुरू हो गए। 2019 की जैसे एक राजनीति हमने यूपी में भी देखी। हाँ, हो सकता है वो भी 2019 का impact नहीं, डाले। वो मुझे नहीं लगता है। उन दोनों का हम तुलना जो है वो उसमें बहुत सारे पेंच दर पेंच होंगे, बहुत पेंचो खम है सपा और कांग्रेस के गठबंधन में। जो गाडगिल साहब कह रहे थे वो अपने आप में स्वयं विरोध करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वो चीज़ है। लेकिन ये निश्चित है कि 2019 की तरफ ये एक इशारा होगा, 2019 की तरफ ये पहला और निर्णायक कदम होगा। और शिवसेना इसमें देखिए ना, अब जो केंद्र में गठबंधन है, केंद्र में गठबंधन की आवश्यकता है कि ये सदाशयता का गठबंधन है भाजपा का। भाजपा अपने बूते पर पूर्ण बहुमत लाई है, इसके बावजूद उसने अपना गठबंधन जारी रखा हुआ है, ये उसकी सदाशयता है। ये अभी ये राजनीतिक मजबूरियां भी हैं, राजनीतिक मजबूरियों की सदाशयता का गठबंधन है। अदरवाइज प्रैक्टिकली तो कोई आवश्यकता है नहीं। तो लेकिन अब प्रैक्टिकली भाजपा अब सोचेगी 2019 तक कि उसकी स्थिति क्या है, उसका रुतबा क्या है, उसका कद क्या हो चुका है, उसके अनुसार वो अपनी रणनीति तय करेगी। ठीक है प्रेम शुक्ला, क्योंकि आप बीजेपी के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो शिवसेना को बहुत करीब से जानते हैं और आप तो खुद शिवसेना का हिस्सा रहे हैं, आप खुद प्राउडली कहते भी हैं और दोपहर का सामना का संपादक भी रहे हैं। सामना क्योंकि शिवसेना का मुखपत्र है और गाहे बगाहे 4-5 महीने में, चाहे नोटबंदी हो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, सामना में कुछ ऐसे लेख छपे हैं प्रेम शुक्ला जो डेलिबरेटली कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी पर अटैक है और लगता है कि शिवसेना जो बात अपने मुंह से नहीं कह पा रही वो सामना में लिख कर कह रही है। अब तो उद्धव ठाकरे मुंह से भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं निशाना तो हर समय साधा गया और हर समय ये मजबूरी रही शिवसेना की कि वो बीजेपी के साथ रहे, क्योंकि बीजेपी ज्यादा बड़ी पार्टी थी। देखिए, सामना की संपादकी को भारतीय जनता पार्टी एक समाचार पत्र की संपादकी के तौर पर लेती है और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड 2.5-3 साल पुराना स्टैंड है। आदरणीय उद्धव जी को कुछ कहना होता है वो बयान देते हैं, वो कहते हैं और उसके लिए एक हमारे पास तंत्र बना हुआ है। उद्धव जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सीधी वार्ता कर सकते हैं, करते रहे हैं। तो फिर भी जो है जब हमारे एक घटना मैं आपको याद दिलाता हूं, एक बार प्रधानमंत्री के बारे में कुछ आपत्तिजनक लिखा गया था जिस पर नितिन गडकरी ने बहुत आपत्ति जताई थी और वो खुद उद्धव ठाकरे से मिले भी थे, अगर आपको याद मैंने कहा ना, नहीं कई बार ऐसी चीजें हुई हैं। हाँ। और उस पर जो है आपत्तियां रही हैं। हाँ। एक गठबंधन के सहयोगी से एक अपेक्षा तो की ही जाती है कि आप हमारे जिस सरकार में शामिल हो उस सरकार के कामकाज पर यदि कोई बात करनी है तो अंदर खाने बात की जा सकती है, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी वो प्रोसीजर होता है, वो तंत्र है मौजूद। हम एक सहयोगी दल है तो उसके बारे में कुछ बात करनी तो अंदर खाने में बात कर सकते हैं। हम अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग आदरणीय उद्धव जी पर या उनके परिवार पर अगर किसी तरह की बात करें, जैसे हमारे सांसद किरीट जी ने कुछ बात की तो आदरणीय तरे जी को बहुत पीड़ा है, तो इसी तरह की पीड़ा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को भी होती है। तो मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। गठबंधन के मित्रों को जो है एक दूसरे पर अनावश्यक प्रहार करने से बचना चाहिए और गठबंधन के जो नए सहयोगी हैं वो अगर मजबूत हो तो भी कहीं ना कहीं खुशी होगी, क्योंकि जिस तरह से राज ठाकरे की पार्टी मजबूत हो रही है, जिस तरह से शरद पवार से नजदीकियां हैं, क्या प्रेम शुक्ला ये माने, एक पत्रकार के तौर पर आपने भी बहुत सारे एनालिसिस किए हैं, क्या माने कि महाराष्ट्र की राजनीति एक नई करवट ले रही है? देखिए, राज ठाकरे जी की ताकत बढ़ रही है, ये मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और शरद पवार जी से मैत्री भारतीय जनता पार्टी की संभव है, ये पवार जी के पुणे में सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी सर ऐसा मत बोलिए, वीएन गाडगिल जी के पुत्र अनंत गाडगिल जी का कहना है, राज ठाकरे की मोदी जी से अनंत गाडगिल जी कहना है। देखिए, मैंने फिर कहा ना आपसे, मैत्री और राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं। व्यक्तिगत मैत्री और राजनीति, राजनीति पूरे एक दल की होती है, पूरे तंत्र की होती है। अनंत गाडगिल जी शरद पवार को देखना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन अब पार्टी ने गठबंधन कर लिया तो उनके बारे में अच्छा बोलना पड़ता है। तो आप ही मान रहे मजबूरी होती है गठबंधन में? आप ही मान रहे हैं कि शिवसेना के बहुत सारे कामों को हमें डिफेंड करना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है। देखिए कोई भी दल जो है वो जब चुनाव में जाता है तो उसका उद्देश्य है पूर्ण सत्ता। हाँ। अगर वो किसी के साथ सत्ता साझा कर रहा है तो मजबूरी ही है।
तो मतलब आप कह रहे हैं मजबूरी में आपने शिवसेना के साथ सत्ता साझा की, ठीक है, आप मानते हैं इस बात को। और अब दोनों की मजबूरी थी। हाँ, उनकी दोनों की मजबूरी, दोनों की आपकी भी मजबूरी थी अनंत आर्य, मजबूरी में आप आए थे बीजेपी के साथ। जी नहीं, मजबूरी में नहीं आए, ये प्रमोद जी महाजन आदरणीय और बाबा साहब देश के हित के लिए और राज्य के हित के लिए ये अलायंस किया था, जिसमें आपको बताओ 1995 में अटल जी का फोन माननीय बाबा साहब जी को आया कि बाबा साहब हम आपको आपका एक मंत्री खास एमपी को कर रहे, तो बाबा साहब जी ने कहा आप हमको मंत्री पद दे या नहीं दे, मगर ये देश के लिए आप पीएम हो जाओ बाद में, ये ऐसा अलायंस था। नहीं तो क्या अनंत आर्य कि अब भी कोई संभावना है, अब भी कोई संभावना है कि ये जो दरार है ये मिट जाए? नहीं, संभावना तो बीजेपी के, ये जो बॉल है बीजेपी के कोर्ट में है। हाँ। वो सम्मानीय ये एक्सेप्ट करिए, बड़ा भाई, हम लोग बड़ा भाई करके हम लोग खुद को समझ रहे थे, ये छोटा भाई को 25 साल पाले, हाँ। उसके सब दुख सहन किए, उसको अच्छा करने का सोचा। हाँ। अभी बड़ा भाई एज से तो बड़ा ही रहता है ना। हाँ। अभी छोटे भाई के हाथ में जो सब कुछ आ गया तो अब खुद को बड़ा भाई समझना चालू समझ गए सर। परिवार में ये दो गाडगिल साहब और ये अब मान्य करें उदय प्रताप सिंह कि दोनों पार्टी का मुंबई थाना में कुछ बचा नहीं है, इनका दुकान बंद हुआ है। नहीं, लेकिन आपकी बात से बहुत कुछ समझ में आ गया सर। राकेश कपूर से मैं इस बात पे पूछूंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जिस बड़े भाई ने आपको दुख सुख सहकर आपको पाला, आज आप उस बड़े भाई की बात नहीं मान रहे। महाराष्ट्र में आए हैं और 20 साल जी इसको कैसे डिफाइन करते मैं नहीं कह सकता, लेकिन आदरणीय शिवसेना प्रमुख इसको जो है भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों को कभी बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता नहीं कहते थे, वो पड़ोसी कहते थे, शेजारी, शेजार धर्म, पड़ोसी पड़ोस का धर्म, पड़ोसी होता है। भाई को हम दोनों पड़ोसी रहे हैं, भाजपा और शिवसेना पड़ोसी रहे हैं, और हम पड़ोसियों का गठबंधन था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय अडवाणी, आपका पेपर देखो, हमेशा जो है भ्रातृत्व थे, छोटा और बड़े की बात पेपर देखिए, 5 साल पहले का पेपर देखिए जो आपने लिखा है। लोकसभा चुनाव बाला साहब को मैंने रट रखा है। हाँ। 1987 से जल्दी 2012 तक बाला साहब ने जो कुछ कहा उसको रट कर मैं डेट वाइज बता सकता हूं। हमेशा उन्होंने मतलब आप अंदर से आज भी भाजपा को शेजारी कहा, पड़ोसी कहा। मैं शिवसेना के विचारों का, हिंदुत्व के विचारों को मानता रहा हूँ, हिंदुत्व के विचारों को मानता हूँ मैं, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी में मैं हिंदुत्व के विचारों को पूरी तरह से, इसीलिए आप कुछ ज्यादा सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर नहीं पा रहे, लेकिन आपकी भावनाएं दिख रही है सर। ओके, मेरे पास समय नहीं है। राकेश कपूर, मेरे पास फाइनल कमेंट। राकेश कपूर, क्या लिखता है इसका, इस दोस्ती या इस हेट एंड लव रिलेशनशिप का क्या भविष्य दिखता है? इसका भविष्य मुझे कोई बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। कपूर साहब को दीवार पर ये समझा दो, 18 एमपी महाराष्ट्र में है, दीवार पर 3 एमएलए है, दीवार उनके बोल लीजिए सर, वो जानते हैं, वो जानते हैं मुंबई में सत्ता में क्यों है सर, उन्होंने बहुत राजनीति देखी, जानते हैं। खड्डा देखते मुंबई में काम किया, आपको कैसा नजर? बोलिए राकेश कपूर। दीवार पर सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं आप खुद को। अच्छा ठीक है, ओके, यू मेड योर पॉइंट सर। समय खत्म हो गया तारे साहब, फाइनल कमेंट ले लूं, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। दीवार पर लिखी हुई इबारत साफ है, तरे जी जो मतलब तरेजी ही नाम है शायद इनका। जल्दी तो दीवार पर लिखी हुई इबारत एक साफ है कि ये गठबंधन टूट चुका है और टूटने की राह पर है, और 2019 तक ये गठबंधन चलेगा नहीं। कि मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, और तू देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो दोस्ती में दरार तो पड़ चुकी है, बल्कि दोस्ती टूट भी चुकी है ऐसा लगता है। हालांकि दोनों को दोस्ती टूटने का मलाल दिखता है, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं है। तो केवल 2017 में इसका असर पड़ेगा या 2019 की भी कोई राजनीति है, और इस बीच एनसीपी या शरद पवार का क्या रोल रहेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बिग स्टोरी बिग डिबेट बस इतना ही। नमस्कार।